ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, यदि आपको रात में शोल्डर में दर्द हो रहा है, हाथ को ऊपर उठाने और नीचे उठाने में चिलकन हो रही है, या कुछ काम करके ऊपर उठा लिया और नीचे आने में सडन ड्रॉप हो जाता है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज से शोल्डर में होने वाली सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, जिसको हम रोटेटर कफ इंजरी बोलते हैं, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि इसका कारण क्या है, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कैसे एग्जामिनेशन करके हमें पता चलता है कि ये रोटेटर कफ इंजरी की प्रॉब्लम है या फिर फ्रोजन शोल्डर हो गया या और कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इसको देख के हम बता सकते हैं इसमें कौन सा टेस्ट होता है, इसके विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि रोटेटर कफ मसल होती क्या है। तो जो हमारा शोल्डर है दोस्तों, वो जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा ह्यूमरस हो गया, ऊपर हमारा स्केपुला हो गया और ये हमारी कॉलर बोन हो गई। ये तीनों से मिल के हमारा शोल्डर बना हुआ है। शोल्डर को जो उठाने में और टर्न करने में बेसिकली काम करती है, उसको हम रोटेटर मसल बोलते हैं। ये हमारी चार मसल है, जिसमें सुप्रास्पाइनेटस हो गई, इंफ्रास्पाइनेटस हो गई, सब स्केपुलरिस हो गई और टेरिस मसल हो गई। तो बेसिकली ये चारों मसल जो है हमारे शोल्डर को उठाने में थोड़ा और रोटेशन में मेन हेल्प करती है, जैसे कि अंदर की तरफ लाना और बाहर की तरफ। तो दोस्तों यदि इसमें कॉमन बात करूं मैं, तो सुप्रास्पाइनेटस जो हमारी मसल होती है वो ज़्यादा जल्दी टियर हो जाती है। तो बेसिकली इसका मेन काम होता है शोल्डर को फॉरवर्ड और साइड की तरफ उठाना, लिफ्ट करना, और रोटेशन भी ये थोड़ा हेल्प करती है। तो ये सबसे ज़्यादा ऐसा है कि टेक्निकली ऐसे जगह से आ रही है जहाँ कि इसके इंजरी होने के चांसेस प्रोन होते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो इंजरी होती है ये कितनी तरह की होती है। तो ये दो तरह की होती है, एक तो एक्यूट होती है और एक डिजनरेटिव होती है। डिजनरेटिव का मतलब ये हो गया कि जो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़े। एक्यूट में क्या हो गया कि जैसे मैं ओवरहैंड एक्टिविटी कर रहा हूँ और गिर गया, या कहीं इंजरी हो गई, हमारी बोन में इंजरी हुई, हमारी मसल भी फट गई। एक्यूट में तुरंत चोट लगने से जो इंजरी हुई हमारी मसल में, वो हमारा एक्यूट है। इसका मैनेजमेंट दोस्तों बिल्कुल डिफरेंट है। और एक डिजनरेटिव होती है। जैसे डिजनरेटिव में दो चीज़ें हो गई, एक तो स्ट्रेस इंजरी की वजह से कि बार बार हम कोई मूवमेंट करते हैं और हमारा पोस्चर बहुत सही नहीं है, जैसे कि हमारा नेक आगे की तरफ है और शोल्डर थोड़ा सा आगे की तरफ है। तो इससे क्या हुआ कि टेक्निकली ये स्केपुला आगे हुआ, जब हम मूव कर रहे हैं तो हमारा इम्पिंजमेंट शोल्डर की प्रॉब्लम होने लगी, जिसकी वजह से हमारी रोटेटर मसल क्या हो गई, इंजर्ड हो गई। जब रोटेटर मसल इंजर्ड हो गई और बार बार एक ही मूवमेंट कर रहे हैं, ओवरहेड एक्टिविटी कर रहे हैं 90 डिग्री से ऊपर की तरफ, बेसिकली ये 0 से ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री से ऊपर हो गया। तो इस एक्टिविटी के दौरान दोस्तों कई बार ऐसा देखा जाता है कि वियर एंड टियर हो जाता है। तो एक तो ये हो गया रिपीटेटिव ट्रॉमा डिजनरेशन का, और सेकेंड क्या हो गया, ब्लड सप्लाई पुअर होना। बिकॉज टेंडन का सप्लाई जैसे एज बढ़ती है, या कई सारी ऐसे कोमॉर्बिडिटी डिजीज है जिसमें कि टेंडन की सप्लाई पुअर होती है। दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि जो हमारे रोटेटर मसल्स होते हैं उसको अच्छा मूवमेंट के लिए एक वहाँ पे लुब्रिकेंट सैग होता है, जिसको बर्सा बोलते हैं। तो कई बार बर्सा में भी इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसकी वजह से यदि रोटेटर कफ में प्रॉब्लम है, या मैकेनिक्स बायोमैकेनिक्स यदि शोल्डर का अच्छा नहीं है। तो अब बात करते हैं कि ये टियर जो एक्यूट हो गई और जो डिजनरेटिव हो गई, यदि इसको मैं ओवरऑल एग्जामिनेशन की बात करूं दोस्तों, तो फिजियोथेरेपी में हम लोगों के पास जो पेशेंट आते हैं तो हम दो तरीके से एग्जामिन करने, एक तो फिजिकल एग्जामिन करते हैं और दूसरा हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। यदि मैं फिजिकल टेस्ट की बात करूं तो फिजिकल टेस्ट में हमारी मसल क्या करती है, जॉइंट को मूव करती है। तो यदि मसल में किसी भी तरह की इंजरी होगी तो उसका एक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ फिजिकल टेस्ट करते हैं, जैसे इम्प्टी केन टेस्ट हो गया, ड्रॉप आर्म टेस्ट हो गया, लेग साइन हो गया, इंफ्रास्पाइनेटस मसल का टेस्ट हो गया, एक्सटर्नल रोटेशन करके देखते हैं, इसके अब लिफ्ट ऑफ टेस्ट हो गया। तो ऐसे कई सारे मस्कुलर जो फिजिकल टेस्ट होते हैं जो क्लिनिक पे हम करते हैं, प्लस उसको पल्पेट करके देखते हैं कि कहाँ पे पेन आ रहा है, मूवमेंट करा के चेक करते हैं। तो एक ये पता चल जाता है कि ये रोटेटर कफ मसल की प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब बात आती है कि कितना टियर है, ये चेक करने के लिए हम लोग दो टेस्ट करा सकते हैं। एक तो अल्ट्रासोनोग्राफी हम शोल्डर का कराते हैं, लेकिन वो बहुत रिलायबल नहीं होता है। सबसे अच्छा रिलायबल यदि मैं बात करूँ तो MRI है, तो MRI कराते हैं। तो बेसिकली दोस्तों इसमें होता क्या है कि दो तरह के टियर होते हैं। पहला पार्शियल टियर। पार्शियल टियर में क्या हुआ कि थोड़े से कुछ टेंडन टियर तो हुए हैं, लेकिन वो बोन से जुड़े हुए हैं, वो थिन हो गए हैं, पतले हो गए, लेकिन जुड़े हुए हैं। दूसरा होता है कि फुल थिकनेस इनकम्प्लीट टियर। फुल थिकनेस इनकम्प्लीट टियर, जिसमें क्या होता है कि
टेंडन जो है बोन से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ एरिया में टेंडन बोन से हट गया है, मतलब फट के बाहर आ गया है, लेकिन कुछ एरिया जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फुल थिकनेस इनकम्प्लीट टियर। और एक होता है फुल थिकनेस कंप्लीट टियर, जिसमें कि टेंडन टूट के ही बाहर हो गया, मतलब टेंडन बोन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं। अब तो दोस्तों अब बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट क्या देना है। तो ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों जैसे मैंने बोला कि पार्शियल टियर है या इनकम्प्लीट फुल थिकनेस है, तो इसमें फिजियोथेरेपी हो गई, कुछ मेडिकेशंस हो गया, इसके अलावा थोड़ा प्रिकॉशंस हो गया और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने से और मसल को अच्छा स्ट्रेंथन करने से हम इससे बाहर आ सकते हैं। लेकिन यदि कंप्लीट फुल थिकनेस टियर है दोस्तों, तो हमें सर्जरी के लिए रेफ़र करना होता है या आर्थोपेडिक ओपिनियन के लिए भेजना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए जो नॉर्मल रोटेटर कफ मसल इंजरी होती है? इसमें दोस्तों अपने शोल्डर को 90 डिग्री से ऊपर उठाने से मना करना होता है, क्योंकि ज़्यादातर रोटेटर कफ इंजरी उनमें देखी गई है जिनमें ओवरहेड एक्टिविटी ज़्यादा है। तो 90 डिग्री से ऊपर उठने नहीं देना है, कोई भी जर्की मूवमेंट नहीं करना है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो हैवी वेट नहीं उठाना है। लेटते वक्त गर्दन के नीचे जब हम पिलो रखते हैं ना, तो ये देखिए जनरली ये हम रोटेट करते हैं, तो शोल्डर को रोटेशन से बचाना है, यानी कि सेम साइड प्रॉब्लम है ना, उस साइड नहीं लेटने की कोशिश करना है, नहीं तो ये और बढ़ेगा। दोस्तों ज़्यादातर देखा गया है कि जो डोमिनेंट हैंड होते हैं उसी में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, उसमें प्रॉब्लम होने के बाद धीरे धीरे दूसरे में भी हो जाता है, बट जो डिजनरेटिव टाइप की प्रॉब्लम होती है वो इसी में देखने को मिलता है। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी जो ग्रेडिंग होती है वो क्या होती है, और हर मसल्स के लिए हम कौन से फिजिकल टेस्ट करते हैं और उसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है। ओके, बाय बाय।